हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। और माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह। और आज आप लोगों के लिए एक खास अवसर होगा क्योंकि आज हमारी संस्था की तरफ से एक बीपीएससी का जो कि रिजल्ट आपका आ चुका है, सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। 9th 10th साइंस का रिजल्ट और 11th 12th के लिए भी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। आज आपके सामने बीपीएससी टीआरई 3.0 में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 9th 10th साइंस के स्टूडेंट मिस्टर रजनीश यादव यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से टीयर 3.0 के सफलता हासिल की है, एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और आज उनसे कुछ बातचीत होंगी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए और क्या हमको अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितने समय से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या स्ट्रेटजी सारी रहती है हमारी एग्ज़ाम से पहले, जिससे हम बेटर वे में अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं पहले सबसे पहले हम लोग मिस्टर रजनीश जी का। थैंक यू सर, जो है प्लेटफॉर्म में आने के लिए जो है। क्या सबसे पहले तो आप रजनीश जी, सबसे पहले हमारे जो साथी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है या जो आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, माता पिता कहाँ आपके क्या करते हैं, या जो भी आपका ऐसा खुद का एड्रेस है जिसको बोलते हैं यहाँ से हम पहचाने जाते हैं। सबसे पहले तो बधाई है टीचर्स एकेडमी और हमारी तरफ से कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपने सफलता हासिल की है। तो हमारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स एकेडमी वालों को, सभी स्टूडेंट्स को ये बताएं कि क्या आपका एड्रेस कहाँ है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। सर मैं रजनीश कुमार यादव, मैं सर बिलोंग करता हूँ जौनपुर से। उसके बाद जो कहते मेरे पिताजी नवोदय विद्यालय में टीचर हैं, इस समय उनकी पोस्टिंग चित्रकूट में है। और मेरा इस बार बीपीएससी 3.0 में सिलेक्शन हुआ है साइंस टीजीटी में। और मैं सर के सानिध्य में था और हमको कंटिन्यू गाइड करते रहे कैसे पढ़ाई करना है, कैसे चीज़ों को तैयारी में सफलता के लिए सही रहे। उन्होंने हमको ये बताया कि पहले मैंने सर के साथ से बहुत पहले से जुड़ा था। मैं पहले नीट की तैयारी करता था। नीट की तैयारी में हमको असफलता मिली। फिर उसके बाद सर ने हमको बताया कि आप बीएड करिए। बीएड उसके बाद जो है कि मैंने किया। उसके बाद बीएड के साथ साथ मैंने टीजीटी पीजीटी उसके बाद टेट के जितने एग्जाम हैं देते रहे कंटिन्यू। उसके बाद जो कहा जाता है कि फिर यस टेट का फॉर्म आया, मैंने उसको फिलअप किया। उसके बाद मैंने भरा। उसके बाद उसमें मैं क्वालिफाई किया, मेरा 105 नंबर था जो है यस टेट में। उसके बाद जो है क्या कहा जाता है कि फिर जो कहा जाता है कि इस टायर 3.0 को मैंने भरा, उसमें जो है सफलता मिली। अच्छी बात यह है कि रजनीश जी के पिताजी भी खुद टीचर हैं और इस समय उनकी पोस्टिंग चित्रकूट में है और वो कला यानी आर्ट के टीचर हैं। और रजनीश जी का ताल्लुकात हमारे साथ आज से नहीं है, इनके पिताजी से भी हम मिल चुके हैं और क्योंकि इनके जो बड़े भाई रहे हैं वो हमारे अच्छे मित्र रहे हैं और अभी भी हैं मित्र, और काफ़ी समय से उनको जान रहे थे। तो शुरुआत में जैसे इन्होंने बताया कि पिताजी भी टीचर हैं, तो नो डाउट पिताजी का टीचर हैं तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता ज़रूर है कि कैसे आप एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, कैसे टीचर के लिए आप कुछ किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि रजनीश जी ने पहले नीट की तैयारी की थी एक्चुअल में। यस सर, यस। तो रजनीश जी ने पहले नीट की तैयारी की थी और अच्छी बात यह है कि हमसे ही नीट की तैयारी भी कर रहे थे ये। तो लेकिन वहाँ पर किसी कारणवश कुछ वर्ष वहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ मेरिट की समस्याएं या कुछ जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स, या हो सकता है मे बी लक कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ आपको ले जाना नहीं चाहता, वो कहीं और जगह पर मोड़ कर आपको ले जाना चाहता होता है। तो वहाँ पर नीट में इनको असफलता मिली और एक बार इन्होंने हिम्मत भी हारी और बीच में कुछ दिन छोड़ के तैयारी घर पे भी चले गए थे। आई थिंक 6 महीने आप घर पे भी रुके थे, वहाँ कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ घर पे बैठे थे डिमोटिवेट होके। फिर इनके भाई राहुल जी हैं, मनीष जी हैं, सब लोग हैं, तो उन्होंने बुलाया, सर कुछ समझाइए बताइए। फिर बात हुई रजनीश जी से, तो फिर इन्होंने फिर से कोशिश की तैयारी करने के लिए, क्योंकि घर पे बैठ के इन्होंने बीएड भी अपना कंप्लीट कर ही लिया था। और फिर साथ में मिले, इनके भाई लोग मिले, बताया सर कुछ गाइडेंस करिए, तो बीएड इन्होंने किया हुआ था। और उसके बाद फिर क्योंकि पहले भी एस्टेट इन्होंने पहला ही क्वालिफाई कर लिया था 2023 में, तो टीयर 2.0 का जो पेपर था वो भी आपने दिया हुआ था। तो उसके बारे में कुछ बच्चों को बताइए, जब आपको
टीयर 2.0 में असफलता मिली, मतलब टीयर 2.0 क्वालिफाई नहीं हुआ, या उसमें कितने मार्क्स आए थे 2.0 में जिससे आप चूक गए, 2.0 में सिलेक्शन नहीं ले पाए? सर 2.0 में मेरा सर 1 नंबर से नहीं हो पाया। उसके बाद जो कहा जाता है कि उसके बाद टायर 3.0 आया। मैंने उसमें कंटिन्यू सर के गाइडलाइन में कंटिन्यू जो है पढ़ता रहा। हमको चारों तरफ से हेल्प करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सर के पास नॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तीनों की है। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहें, सब को आपको डीपली नॉलेज दे देंगे। केवल केमिस्ट्री के ही नहीं, इनको बायो को बहुत डीप नॉलेज है, फिजिक्स को भी नॉलेज है, केमिस्ट्री में तो है ही सर जो है। तो कहने का मतलब ये है कि 2.0 में 1 नंबर से रुक गया था। आई थिंक 2.0 में साइंस की कट ऑफ 71 नंबर गई थी। यस सर। तो रजनीश जी का 70 नंबर आया था। तो बताया भी था इन्होंने जिस समय रिजल्ट आया था, तो काफ़ी उस समय उनका पहला डायलॉग यही था, सर मेरा नीट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पर भी असफलता मिली, और यहाँ भी हमने ट्राई किया और यहाँ पर भी मेरा सर 1 नंबर से फिर से रह गया, फिर सफलता नहीं मिल पाई। तो देखिए, निराशा का समय हमेशा आपका परमानेंट नहीं होता है, ये एक टेम्पररी समय होता है। कुछ समय के लिए आपको निराशा लगती है, जब सफलता हासिल होने वाली होती है थोड़ा मेहनत करवाती है आपसे वो, है ना। और उस सफलता को हासिल करने से पहले आपको एक चलना पड़ता है, कुछ आग भरे पलों पर जलना पड़ता है ना, कुछ मेहनत के लिए जलना पड़ता है, कुछ कठिनाइयों के साथ चलना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि रजनीश जी लगे हुए थे और कि नहीं सर इस बार फिर से हम भरेंगे। 2.0 में असफल होने के बाद फिर से 3.0 के लिए भी इन्होंने फिल किया, और एस्टेक शायद फिर से भी आपने दिया, और टीयर 3.0 भी इन्होंने फिर दिया हुआ पेपर। और इस बार भी कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि जो मेरिट बताई जा रही थी वो लगभग 81 से ऊपर, 80 से ऊपर बताई जा रही थी। तो इस बार भी मार्क्स आई थी जो आपने जोड़े थे 79 लगभग जोड़े हुए थे। यस तो इस बार भी लग रहा था, इनको बातचीत हुई थी तो इन्होंने कहा सर 1 नंबर फिर से कहीं कम ना रह जाए हमारा। तो लेकिन रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन कैसा लगा? जिस दिन रिजल्ट आया तो वो कैसा एहसास था पहली बार? वो हमारी ज़िंदगी की पहली सफलता थी। हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, जो कहा जाता है कि ज़िंदगी में पहली बार सफल हुए हैं कंटिन्यू असफल होने के बाद। उसके बाद सर के पास जो है जब मैंने फ़ोन किया, मैंने उनसे बधाई, उसके बाद जो आशीर्वाद लिया जो है सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सर हमको जो है क्या कहा जाता है कि समझाएं, और उसके बाद आशीर्वाद भी दिए, जो है कहा जाता है कि। पिताजी का कैसा रिएक्शन था पहली बार पिताजी ने देखा कि क्योंकि आपके बड़े भाई भी प्राइवेट जॉब ही करते हैं, तो उनको क्या लगा कि हमारे घर में, क्योंकि वो खुद भी एक टीचर हैं, और उनको क्या फीलिंग हुई कि मेरा बेटा भी एक टीचर बन गया है? तो हमारी जो है फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। पिताजी सबको जो है कहा जाता है कि पढ़ाते हैं, सबको जो है देखते हुए पढ़ाते हैं। हमारे फैमिली में सभी लोग में से पहली सफलता हमने पाया था। पहली सफलता पाई तो पिताजी जो है कहा जाता है कि नवोदय विद्यालय में स्टाफ के टीचर कंटिन्यू हमेशा पूछते रहते थे, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो उनको जवाब नहीं दे पाते थे। जो कहा जाता है कि गांव में, समाज में जो कहा जाता है बैठने में 50 बार सोचना पड़ता था कि जाएंगे हम क्या जवाब देंगे जो है। अब उनको जो है कहा जाता है कि एक मिल गया, एक आशक जो है कहा जाता है कि हमारी अब जितने और सारे बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे सफल हो जाएंगे। ये देखिए, तो समाज में होता ही रहता है कि किसी के घर में अगर किसी का बच्चा क्वालिफाई कर जाए, कहीं सिलेक्शन ले लेता है और खुद उस पोस्ट पे भी लेता है जहाँ वो खुद भी उसके पिताजी वर्क कर रहे होते हैं, तो नो डाउट उनको खुशी भी होती है, और पूरे समाज में बताने में भी खुशी होती है, गर्व होता है, एक प्राउड फील होता है पिता को कि मेरा बेटा भी अब एक जिम्मेदार जो है जॉब पा चुका है, जिम्मेदार नागरिक की सारी जो है पॉसिबिलिटीज जितनी है, संभावनाएं, उनको निभाएगा आगे चलकर, है ना। तो अच्छी बात है ये। और भाई लोग का क्या सहयोग रहा आपके जीवन में? जैसे भाई लोग ने क्या हेल्प की, क्योंकि काफ़ी समय तक पहले भी भाई लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, आपके बड़े भाई जो हैं, और एक असफलता लगी नीट में नो डाउट, तो उनका भी थोड़ा सा रुख कड़ा था आपके लिए। तो इस बार उनकी क्या सलाह थी, कि क्या उनको पहला रिएक्शन क्या था जब आपने उनको सुनाया? तो हमारे भैया हमसे ज़्यादा खुशी इसलिए थे कि क्योंकि जो कहा जाता है कि वो कंटिन्यू जो है अपने छोटे भाइयों की हेल्प करते चले हैं, कि हम अगर सक्सेस नहीं है तो मेरे छोटे भाई सक्सेस हों। उनको जो कहा जाता है कि एक गवर्नमेंट जॉब की एक अलग वैल्यू होती है। आदमी सोचता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में पा जाएं, और सोचते हैं कि आदमी सिक्योर हो जाता है। उसके बाद वो हमेशा सपोर्ट करते रहें कि क्या कहा जाता है कि मेरा भाई जो है सक्सेस पाए। सक्सेस होने के बाद हमसे ज़्यादा खुशी उनको हुई जो है। अच्छी बात है। देखिए, खुशी का पल तो होता ही है ना, खुशी होती है। अच्छा, कुछ जो आगे आने वाले समय में 4.0 टीयर 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स,
तो सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि आपकी जो तैयारी का जो पैटर्न था कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की हुई थी, वो तैयारी किस तरीके से की थी और कितने घंटे रोज अपने पढ़ाई को देते थे, क्योंकि साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना होता है, और कितना समय हर सब्जेक्ट को दिया जा रहा होता था, ये सब हमारे जो है आने वाले स्टूडेंट्स को बताएं आप। सर मैं आपके साथ नीट से जुड़ा हुआ था सर। आपका जो है जितने नोट्स हैं मैं कंटिन्यू उसको अपने पास रखा हुआ था। मैं उसको जो कह रहता है कि उसके बाद ऑनलाइन आप क्लास लेते थे, मैं ऑनलाइन क्लास लेता था, कंटिन्यू आपके नोट्स को रिवीजन भी करता था। उसके बाद जो कह रहता है कि अब उसमें जो कह जाता है जितने जो पढ़ाया जाता है उसी में से क्वेश्चन आना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ये भी क्वेश्चन कहीं से फंसेगा नहीं। तो इसलिए हम आपका नोट्स, आपका वीडियो देखते रहते थे, क्योंकि वीडियो देखने से हमको कंटिन्यू अपडेट रहते हैं कि चीज़ें जो कह जाते हैं क्या गेन करना है, क्या चीज़ें नहीं गेन करना है। उसके बाद जो कह जाता है कि अब उसको 9th 10th का जो कह जाता है कि बायो पढ़े हैं, केमिस्ट्री सर आपसे कंटिन्यू पढ़े हैं, बायो है, फिजिक्स है, आपसे कंटिन्यू पूछते हैं क्योंकि आपको डीप नॉलेज है ही। उसके बाद जो कह जाता है कि फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एनवीएस केवीएस का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। उसके बाद ये जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको मिलते रहे बीपीएससी का, हम उसको सॉल्व किए थे। उसके बाद जो मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपने फोकस किया था, जैसे कि कहते भी रहते हैं हम अपने स्टूडेंट से कि जो भी एनवीएस का हो गया या केवीएस या ईएमआरएस या इसके अलावा जो भी स्टेट या सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, एमपी के हो गए, यूपी के हो गए, बीपीएससी में मान लीजिए 1.0 2.0 के एग्जाम्स हो गए, तो ये पीवाईक्यू जो आप सॉल्व किए थे ये बच्चों को तो हम बताते हैं, लेकिन क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हो खुद, तो उनको ये आप बताइए कि कितना फायदेमंद आपके एग्जाम के लिए होता है कि जो हमने पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना जरूरी है। देखिए पीवाईक्यू जो है आपको तब फायदा करेगा जैसे आप कोई चीज़ क्लास पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास करने के बाद जो कह रहता है कि जैसे सर का नोट्स है, आप एक बार सर का नोट्स पढ़ लीजिए, आप उसके पीवाईक्यू करिए, आपका एक भी पीवाईक्यू जो है बचेगा नहीं, सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए सर का नोट्स, सर का वीडियो आप पढ़िए, उसके बाद उसमें से आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। पीवाईक्यू करने के प्रॉफिट आपको मिलते हैं, यस सर, क्वेश्चन उसके जरूर आते हैं। यस सर। वो तो एक चीज़ और बच्चों को ये भी बताइए, स्टूडेंट्स को, कि कितना समय दिया पढ़ाई को, खुद को कितना समय दिया और खुद की पढ़ाई को कितना समय दिया, और कैसे मैनेज किया, फिजिक्स को कितना समय देना चाहिए, कौन से पार्ट कमज़ोर था, या केमिस्ट्री बायो में भी कौन सा पार्ट कमजोर था, कितना कितना उसको समय दिया और किस तरीके से मैनेज किया अपने डेली के टाइम को। सर पहले मैंने सिलेबस को निकाला कि सिलेबस में आता क्या है, क्वेश्चन से पता चल जाता है कि क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। मैंने उस टॉपिक को डिसाइड किया, एक पेज पे मैंने हर एक टॉपिक को लिखा, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। उसके बाद हम एक एक टॉपिक पे जो है कहा जाता है कि अपना फोकस करते गए, कंटिन्यू जो है हर एक टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। कंप्लीट करने के बाद जो है उसके बाद जो कहा जाता है कि जो चीज़ें हमको नहीं कंप्लीट थी उस पर ज़्यादा फोकस करके, फोकस करने के बाद जो है जब कंप्लीट हो गए पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद जो कहा जाता है कि फिर उसके बाद जो कहा जाता है कि पेपर देने गए हैं, सफलता जो है। तो कहने का मतलब ये है कि नोट्स के अलावा, जैसे मान लीजिए अगर बच्चों को थ्योरी की कोई बुक, क्योंकि बुक को रिकमेंड करना, बुक पढ़ना, एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसको हम लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे होते हैं। मान लीजिए संस्था की तरफ से या हम लोग की तरफ से आपने नोट्स जो कंप्लीट की, पीवाईक्यू जो लगाई सो लगाई। इसके अलावा जैसे किसी को अगर कोई बुक आपने रीड की हो तो हेल्पफुल होती है जरूर हो एग्जाम में, क्योंकि बुक रीड करने से कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बुक्स में भी और बुक्स भी हमसे कवर हो रही है। देखिए बीपीएससी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, तो इसलिए एनसीईआरटी को जो है फॉलो ज़्यादा किए हैं। एनसीईआरटी के क्योंकि क्वेश्चन जो कहा जाता है कि किसी भी एग्जाम में हो, 9th 10th 11th 12th आपके एनसीईआरटी पे ही आते हैं क्वेश्चन। एक बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, हम उनको बताते समझाते भी रहते हैं कि 9th 10th के अगर आप साइंस के टीचर बन रहे हैं और जो एग्जाम में पेपर आता है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको एनसीईआरटी 9th 10th के अलावा 11th 12th की भी पढ़नी चाहिए। यस सर। ये आपने पढ़ा था 11th 12th की भी एनसीईआरटी? मैंने सर नीट की तैयारी की आपके साथ, तभी पढ़ा, उसके बाद इस एग्जाम में पढ़ा। उसका प्रॉफिट मिलता है क्योंकि एग्जाम में कुछ स्टेप पूछे जाते हैं जिससे कि आप जो है कह जाते हैं वहाँ कॉन्फिडेंस आता है मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, इसलिए 11th 12th का क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं वो मेरिट में लाने के लिए, सिलेक्शन दिलाने के लिए। क्योंकि 9th 10th तो जो एनसीईआरटी है वो सब लोग पढ़ ही रहे होते हैं, वो तो मस्ट है। लेकिन अगर सिलेबस को थोड़ा एक लेवल ऊपर तक 11th 12th तक पूछा जाए, उस बार पेपर भी कुछ ऐसा था भी बना हुआ कि जहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बने हुए थे, चाहे वो बायो के हों, केमिस्ट्री के हों या फिजिक्स। बायो थोड़ा अच्छी स्टैंडर्ड की भी शायद इस बार पेपर बनाया हुआ था। अच्छा, प्रैक्टिस जैसे पीवाईक्यू लगा लिया, इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए कहीं अलग से कोई बुक थी ऐसी जो प्रैक्टिस करे थे, या आपको नीट में जो आपकी पीवाईक्यू फायदेमंद हुई, नीट की जो पेपर थे, क्योंकि नीट में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है और नीट भी क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर बनाता है,
तो वहाँ के क्वेश्चंस करने में कुछ हेल्प हुआ वहाँ से एग्जाम का? नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने उसको भी सॉल्व किया था, क्योंकि नीट के क्वेश्चन ही जो कहा जाता है कि बीपीएससी अधिकांशतः पूछते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस पे रहती है। इसलिए जितने नीट के भी क्वेश्चन हैं, सीपीएमटी के क्वेश्चन हो गए हैं, जो सीपीएमटी पहले का होता था जो कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन जो कहा जाता है कि बीपीएससी पूछती है, उसको अभी जो है मैंने हेल्प लिया था जो है। समय कितना दिया? जैसे मान लीजिए डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना समय डेली पढ़ना पड़ता था, कितना इतने समय हमको पढ़ना है, और तीनों सब्जेक्ट के लिए किसी स्पेशल को ज़्यादा समय मिलता था, बराबर समय सबको देना पड़ा? सर जैसे क्या होता है, जैसे हमारी जो टॉपिक तैयार नहीं है, मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करता था। जो टॉपिक हमारा तैयार हो जाता था, जो नहीं तैयार है मैं उस पर फोकस करने लगता था। अब जैसे टॉपिक तैयार हो गया, उसके बाद जो कहा जाता है मैं नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हमको सिलेबस पूरा देना है, क्योंकि सिलेबस छोड़ना नहीं है, और कंप्लीट करने के लिए जो कहा जाता है हमको सबको समय देना पड़ेगा बराबर। तो इसलिए हम समय सबको जो है देते थे जो है। डेली 2-3 घंटा हर सब्जेक्ट को आप यस सर, 9 से 10 घंटे डेली तो पढ़ते ही थे। यस एग्जाम सर, आए, एग्जाम टाइम पे, एग्जाम से पहले भी, यस सर। है ना, ये सारे तरीके हुआ करते थे। मान लीजिए जो भी स्टूडेंट जो आगे चल के 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, और उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस वे में तैयारी करनी होती है? एक मान लीजिए जीरो से कोई शुरुआत कर रहा है। जैसे किसी को नहीं स्टार्टिंग है, आप किसी चीज़ का गाइडलाइन लीजिए, किसी कोचिंग का गाइडलाइन ले। कोचिंग के जब गाइडलाइन लेंगे हमको पता चलेगा क्या चीज़ें पूछा जा रहा है क्या नहीं। वो हमको जब गाइड मिलता है तो हम उसके बेसिस पे जो है कहा जाता है कि आगे पढ़ते हैं, हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जब हमको पता चल जाएगा तो हम उस पर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर अपना प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना जो है एग्जाम निकालने के लिए प्रयास भी करेंगे जो है। ये सब है। चलिए बातें हमारी चलती रहेंगी और बच्चों से भी बातें चलती रहेंगी। और उससे पहले आपने हासिल की तो टीचर्स एकेडमी संस्था द्वारा आपको उपहार स्वरूप किया जा रहा है। आगे इस तरीके की और भी सफलताएं आपको हासिल होती है। तो थैंक यू। तो और भी बातों के सिलसिला जैसे अगर हम लोग बढ़ाते हैं यहाँ पर आगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अपने दिमाग से ये कैसे निकालें कि आने वाले एग्ज़ाम में जो हमारी सफलता लगेगी कि नहीं लगेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जब पेपर आता है तो स्टूडेंट के दिमाग में ये चलता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, या मैंने जो पढ़ा है वही आने वाला है कि नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। इससे निकलने के मतलब जैसे आप तो सेलेक्ट हो गए, आप अब आपको समझ में आता होगा कि पहले क्या सोच रहे थे और बाद में पेपर करने के बाद, अब रिजल्ट आने के बाद दोनों में क्या डिफरेंस है, या उस प्रेशर से कैसे बचा जाए कि क्या करें, इतना पढ़ लिया, अब कैसे उसको एग्जाम में फॉलो करें कि ना कर पाए, इनसे कैसे बचा जाए? सर प्रेशर से बचने के लिए देखिए, एक है आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, खुद को समझा के ये करना है कि हमको इस एग्ज़ाम को निकालना है। अब एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप सामाजिक चीज़ें से आपको दूर होना पड़ेगा, आप अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, खुद को समझा के उसके बाद जो कहते तक अपने टॉपिक को फोकस करना है, क्या चीज़ें कमज़ोर है क्या चीज़ें नहीं कमज़ोर हैं। उसके बाद उस कमी को दूर करने के लिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस जब करेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हमको ये चीज़ें मेरा तैयार हो गया, उसको मुझे आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद ये चीज़ें तैयार हो गई उसके आगे बढ़ना है। जब चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी तब आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट आएगा। अगर आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये चीज़ें मन में आता है कि अभी हम आगे हमारा होगा कि नहीं होगा। जब आपकी तैयारी धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। इसलिए कंटिन्यू हर एक टॉपिक को तैयार करते रहें, जिससे कि जो कहा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो चीज़ें ये अंदर नहीं आएगी जो है। अच्छा, खुद को कितना इस समय तैयार कर लिया है कि अब हम एक टीचर खुद बन गए हैं? पहले तो अभी तक पढ़ रहे थे एज ए स्टूडेंट होके, अब एज ए टीचर होके क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, तो खुद को कितना तैयार कर लिए हैं कि सामने अगर हमारे क्लास में बच्चे बैठेंगे तो क्या हमको मतलब किस मैनर में पढ़ाना होगा, या क्या सर को किसी सर को फॉलो करके पढ़ाएंगे, या खुद की अपनी स्टाइल होगी, ये क्या इस पर क्या विचार अभी तक किया है? सर जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से जो है फॉलो करते चला आया हूँ, कि हमारी जो कमियां थी आप हमको गाइड करते रहें कि चीज़ें आपको ये फोकस करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेशन का लास्ट में कोई आउटपुट नहीं निकलता है, आप डिमोटिवेट होंगे आप अपना खुद नुकसान करेंगे। तो डिमोटिवेट ना होकर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जब निकलेगी, जब पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी तो आप पॉजिटिव वर्क करेंगे। तो इसलिए आप अगर हमको करना रहेगा तो बच्चों को हम समझाएंगे कि आप कोई भी चीज़ हो, अगर आपको नहीं आ रही है तो आप उसमें सीखने की कोशिश करिए। नहीं आ रही है क्यों नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता हमको ना आए। इसलिए कंटिन्यू सफलता के लिए जो है पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा जो है। क्या प्लान
प्लानिंग है, खुद की प्लानिंग कैसे पढ़ानी है बच्चों को अब पढ़ाने के लिए अब डिपेंड करता है। अब जैसे हमको बच्चे मिले तो अब देखेंगे तो उन बच्चों के अंदर क्या कमियां हैं क्या नहीं है, किसको क्या किसका नीड है किसकी नीड का नहीं है, उसके हिसाब से उनको गाइड करेंगे जो क्या रहता है कि जिससे कि उनको जो क्या रहता है कि क्योंकि जो कमियाँ हमारे अंदर रही हैं तो बच्चों के अंदर ना आ पाएँ, उस कमियों को हम जान रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट एक होता है जो वो अपनी सारी जो क्या रहता है कि हर एक परेशानियों से झेला रहता है, तो सोचता है कि जो हम झेले हैं आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनको झेलना ना पड़े परेशानी, तो अपनी जो क्या रहता है कि जो एक्सपीरियंस होता है अपने बच्चों को फॉलो करता है कि ये चीज़ें उस पर ना दिक्कत हो। अच्छा, अब सिलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि हम इतना दिमाग से सोचते थे कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, होगा कि नहीं होगा, और क्या लगता है अब कि शायद इतना ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया जाए कि सिर्फ लिमिटेड वे में जो कोर्स है उसी को बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है? जो लिमिटेड कोर्स है उसको बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है, क्योंकि नया नया पढ़ने से आपका जो है आप कंफ्यूज होंगे, आप क्वेश्चन जो कहा जाता है कि हमेशा क्वेश्चन गलत करेंगे। आप एक लिमिटेड सिलेबस है आप उसको रिवीजन करेंगे, आपका कंफ्यूजन खत्म रहेगा, उसके बाद चीज़ें जो कहा जाता है कि आपके एग्जाम में हेल्प करती है। जैसे कि यहाँ से जुड़े हुए थे, जो कोर्स का जो वीडियोस थे उसके हिसाब से आपने नोट्स बनाए थे, यस सर। तो कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा एग्जाम तक? रिवीजन कितनी बार जरूरी था कि लगा कि इतनी बार रिवाइज कर लिए तब जाके एग्जाम में बैठ के अच्छा करके आए? लगभग सर 5-6 बार मैंने उसको पूरा नोट्स को रिवीजन किया है, और उसके बाद हम तैयारी आपसे पहले से किए थे तो उसको भी कई बार हम रिवीजन कर चुके थे सर। मतलब ये काफ़ी हेल्प मिली है यस कि सर। आपका बैकग्राउंड, हालांकि सफलता नहीं मिली लेकिन अब वो सब चीज़ें याद भी आएंगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अब हाथ में आपकी एक सफलता है, एक आपने मेहनत करके एक जॉब हासिल की हुई है, तो नो डाउट जो पहले आपने नीट की तैयारी की थी उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला यहाँ पर। सर आपका जो एग्ज़ाम में बैठते हैं आपका प्रीवियस नॉलेज ही काम देता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप नई चीज़ें पढ़ के जो क्या रहता है एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है आपको वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो एक वही फिर चलते चलते एक लास्ट सलाह हमारे जो स्टूडेंट्स जो अब 4.0 के लिए तैयारी करेंगे, अगर उनको एक मतलब एक सलाह देनी हो कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें और इतना ही करना चाहिए और यहाँ से ही करना चाहिए, वो क्या उनके लिए सलाह होनी चाहिए और अपने आप को कैसे वो एग्ज़ाम तक बेटर मैनेज करके रख पाएँ, अपने आप को अपने दिमाग को भी? सर ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पे, हर एक स्टूडेंट की तैयारी अलग होती है और स्टूडेंट जानता है कि हमारी तैयारी कितनी है, तो हर एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए हमारी तैयारी क्या है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, हैं तो कोचिंग का सहारा लें, कोचिंग के क्योंकि गाइडलाइन मिलती है कि क्योंकि जो टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं उनको पता है क्या चीज़ें आ रहा है एग्जाम में क्या नहीं आ रहा है, उनसे सलाह लेने पे आपको वर्क कम करना पड़ेगा, आप खुद करेंगे तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका फिर जो कहता है आउटपुट ज़्यादा नहीं निकल पाएगा। आप अगर किसी कोचिंग या किसी सर के गाइडलाइन के अंदर रहेंगे तो आपको वर्क कम करने पर सफलता जल्दी मिल जाएगी। इसलिए हर एक स्टूडेंट की अलग अलग कमियां होती हैं, अलग अलग उनका वीकनेस होता है, उसको दूर करने के लिए अपने हिसाब से खुद जो है मोटिवेट करके आगे बढ़ना चाहिए जो है। तो ये हैं रजनीश जी, और जिन्होंने अपनी सफलता हासिल की है बीपीएससी टीआरई 3.0 साइंस सब्जेक्ट से, और थोड़ा सा हेजिटेशन आपको दिख रहा हो कैमरे की तरफ क्योंकि ये कम देख रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं आदत होती, बहुत लोगों को नहीं है, तो लेकिन ठीक है फिर भी क्योंकि पहली बार आई थी हमको लग रहा होगा इस तरीके से बैठे हैं ना सबके सामने, क्योंकि और क्लास भी ऑनलाइन ही कर रहे थे, पहले कभी ऑफलाइन हमारे सामने बैठ जरूर पढ़ते थे, लेकिन लखनऊ में रह के तैयारी कर रहे थे, वहीं से ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया तो वहीं से कंटिन्यू आपका चल रहा था। ठीक है, फिर बच्चों के लिए लास्ट सलाह क्या होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए उनके लिए? सर उनको जो क्या रहता है कि पहले सिलेबस को जो क्या रहता है कि डिसाइड करें सिलेबस में आ क्या रहा है, कोई भी एग्जाम हो पहले आप उसको सिलेबस को देखिए, सिलेबस को देखने के बाद जो क्या रहता है कि हर एक टॉपिक को पढ़िए, हर एक टॉपिक को जो है पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, तो आपको जो क्या रहता है वो चीज़ें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा तो वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा जो है। सर यही है जो है लास्ट फंडा जो है सक्सेस होने का। तो ये उन्होंने अपनी सफलता के राज बताए और अपनी तैयारी किस तरीके से की और किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, है ना, और कितना तैयार हैं अब आप, क्योंकि यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट भी यहाँ जौनपुर से जुड़े हुए हैं, अब बिहार जाके वहाँ रुकना है आपको, वहाँ जाके एक टीचर बनेंगे, और कितना तैयार है इसके लिए? सर अभी तो जो है काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो क्या रहता है कि काउंसलिंग होने के बाद जो क्या रहता है कि वहाँ पे जो क्या रहता है कि तैयार तो हैं ही, जो क्या रहता है कि स्टूडेंट लाइफ में इतना स्ट्रगल झेल चुके हैं तो हर एक
लाइफ मेरी। सिचुएशन के लिए तैयार है, यस सिचुएशन के लिए जो भी मिलेगा, यस सर। और डट के रुकना भी है वहाँ पर अब तो, है ना? यस तो यस सर। अभी तैयारी यहाँ रुक जाएगी कि अभी और एग्जाम्स की तैयारी चली रही है कि हमको एक फाइनल अचीवमेंट अभी हमारा ये बच्चा है, अभी उसको भी हासिल करना है हमें? नहीं, अभी तो कंटिन्यू तैयारी चलती रहेगी, क्योंकि अभी क्या कहा जाता है कि केवीएस की एनवीएस की वैकेंसी आएंगी, उसके बाद जो कहा जाता है कि अदर स्टेट की वैकेंसी हैं, उसमें भी जो है देखना रहेगा, जो कि कंटिन्यू ये चलता रहेगा। जो कहा जाता है कि अभी पीजीटी के मतलब अच्छा पैसा मिले उस जगह पे फिर चला जाया जाए, हाँ? यस नहीं, सर। ठीक है, जब तैयारी की हुई है तो उसको रोका क्यों जाए, है यस ना? सर। यस अभी सर। तो पहली सफलता की सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो सैकड़ों सीढ़ी आनी बाकी है जहाँ पे हम लोग चढ़ेंगे। यस सर। तो हमारे साथ थे रजनीश जी हैं, और उन्होंने अपनी सफलता के राज बताए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से नोट्स को फॉलो करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं या आपकी जो बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स हैं 9 to 12 के लिए, चाहे वो आप भौतिक विज्ञान के लिए हो, फिजिक्स यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के लिए हो, या बायोलॉजी के लिए हो, तो कंटिन्यू पढ़ते रहना, रोज हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना। जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनको भी कुछ समय देकर उन पर फोकस करके जब तक वो क्लियर ना हो जाए उनको कंटिन्यू पढ़ते रहना, और फिर इस तरीके से पढ़ के और सफलता हासिल करना, और अपने गुरुजनों को, अपने परिवार को एक ये महसूस कराना कि हाँ मेहनत रंग ला गई। ठीक है, तो चलिए सर, कट ऑफ कितना गया पीजीटी? हेमंत जी, आपको बताया था पहले भी, बहुत कम गया हुआ है, 41 नंबर गया है। पीजीटी केमिस्ट्री जो बीपीएससी का कट ऑफ है वो केवल 41 नंबर गया है। जिनका भी 41 या 41 से ज़्यादा मार्क्स जिन्होंने ऑब्टेन किए होंगे वो सारे के सारे पीजीटी केमिस्ट्री बीपीएससी के लिए सेलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, 41 गया हुआ था। तो चलिए, आज का इंटरव्यू बड़ा बढ़िया रहा, और इस तरीके से बहुत से बच्चों ने सफलता हासिल की है, और सबका एक्सपीरियंस नो डाउट आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है कि किस तरीके से कोई भी क्या वे में तैयारी करके अचीवमेंट हासिल किया जा सकता है। आगे इस इंटरव्यू का दौर भी हमारा जारी रहेगा, और भी स्टूडेंट्स आएंगे और अपना एक्सपीरियंस, अनुभव साझा करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।